दोस्तों नमस्कार। 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का गठन। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की शुरुआत कैसे, कहाँ से की जाए, कैसे की जाए। देखिएगा, चलो यहीं से लेते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, भारत है। देखिएगा भारत, और इसके मध्य में जो अवस्थित है वो है हमारा मध्य प्रदेश। दोस्तों स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर रही हैं, ना किसी समुद्री तट को स्पर्श कर रही हैं। देखिए ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जिनकी सीमाएं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हों और ना ही किसी समुद्री तट को स्पर्श करती हों, ऐसे राज्य को या ऐसे क्षेत्र को भू अवस्थित राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भू अवस्थित राज्य। तो एक पॉइंट तो इसका यहीं से निकाल के आया, मध्य प्रदेश एक भू अवस्थित राज्य है। कैसा राज्य है? भू अवस्थित राज्य। भू अवस्थित मध्य प्रदेश एक भू अवस्थित राज्य। कैसा राज्य है? भू अवस्थित राज्य है। दूसरा पॉइंट हम इसको कैसे निकालें? देखिए मध्य प्रदेश भारत के मध्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य में अवस्थित है, इसलिए इसे भारत का दिल या हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश या भारत का दिल कहा जाता है। दोस्तों हमने देखा कि भारत के मध्य में अवस्थित है, तो क्या भारत का मध्य बिंदु भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है? जी हाँ, हमें इसकी जानकारी भी होना चाहिए। भारत का मध्य बिंदु भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है कटनी। देखिएगा भारत का मध्य बिंदु, भारत का मध्य बिंदु कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है कटनी। कटनी में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है ढीमरखेड़ा। क्या नाम है? ढीमरखेड़ा। इस ढीमरखेड़ा तहसील में एक गांव का नाम है करौंदी। इस करौंदी गांव को भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है, या इस करौंदी गांव में भारत का केंद्र बिंदु अवस्थित है। दोस्तों क्या दुनिया का केंद्र बिंदु या पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है? जी हाँ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर। क्या? मंगलनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश की जो उज्जैन है, हमारा उज्जैन में एक मंदिर जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों उज्जैन की मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। खगोल शास्त्र में, प्राचीन खगोल शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो मंगलनाथ मंदिर है इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो यह कहाँ अवस्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है, उज्जैन जिले में, है ना। तो भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश का, पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहाँ अवस्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। देखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा है। उसने भी जब भारत गुलाम था तो भारत के मध्य के क्षेत्र को एक नाम दे रखा था, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व
मध्य प्रदेश का नाम, या ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का नाम, देखिएगा ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। देखिएगा किस नाम से, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी हैं जिनकी हमें संभवतः जानकारी होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को वन स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहा जाता है। तो हमें इनकी जानकारी होना चाहिए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? दोस्तों देखिएगा क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 2019 की रिपोर्ट आई, इसमें मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा 526 टाइगर पाए गए। कितने? 526 टाइगर पाए गए, इसलिए इसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट, सोया स्टेट, सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? भारत में जितना सोयाबीन उत्पादित होता है उसका 61% सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। अर्थात सोयाबीन की खेती जो है सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में होती है, इसीलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, सोया स्टेट। क्या? सोया स्टेट कितनी? 61% या 60 से 61% एक ही है, इतनी खेती हमारे मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए इसे एक और नाम दे दिया, सोया स्टेट। एक और नाम पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? देखिएगा थोड़े यहाँ देख लीजिएगा, इसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम भौगोलिक संरचना देखें तो यह बहुत पर्वतीय पठारी है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर्वत होंगे, पठार होंगे, वहाँ नदियों का उद्गम अधिक होगा। अर्थात मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 207 नदियाँ, क्या 207 नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। इसे नदियों का मायका कहा जाता है। एक और आता है, अभी चीतों की गणना हुई थी, 2020 की बात बता रहा हूँ, तो इसमें मध्य प्रदेश में चीता भी सर्वाधिक पाए गए। क्या पाए गए? चीता। इसलिए इसे एक और नाम दे दिया गया, चीता स्टेट। चीता स्टेट, चीता स्टेट। जाहिर सी बात है, एक नाम और सुन लीजिएगा दोस्तों, जिस राज्य में ज़्यादा वन होंगे उसे एक और नाम दे दीजिएगा, वन स्टेट। क्या? वन स्टेट, वन स्टेट। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। क्या है? मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो हुई हमारे मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी, जो हमें मध्य प्रदेश को पढ़ने से पहले आम जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो हमें आम जानकारी होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा थोड़ी दोस्तों, जब हमारा मध्य प्रदेश आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, कब? 1947 में। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इसके पूर्व अर्थात 1947 के पूर्व, आज़ादी के पूर्व किस भाग में रखा गया था? क्योंकि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राज्य व्यवस्था को, भारत की क्षेत्रीय व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? ए भाग, बी भाग, सी भाग और डी भाग।
ध्यान सुनिएगा, लिख नहीं रहे हैं अपन, सुनना है। ए भाग में उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को रखा था जिसमें ब्रिटिश हुकूमत शासन करती थी। बी भाग में उन्होंने ऐसे स्टेट को रखा था जिसमें देसी रियासत के राजा महाराजा शासन करते थे, अर्थात देसी रियासत शासन करते थे। सी भाग में उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को रखा था जिसमें ब्रिटिश शासन हुकूमत तो करती थी, लेकिन स्थायी तौर पर स्थानीय स्तर पर राजा महाराजाओं को शासन करने का अधिकार दिया था उसने, कि ठीक है आप हमें लगाना का देते रहिए, शासन आप ही कीजिए। और डी स्टेट में उसने ऐसे प्रांतों को रखा था जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें, यानी 1947 से पूर्व की बात करें, तो यह भाग ए का हिस्सा था। किसका भाग था? भाग ए का हिस्सा था, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व किसका हिस्सा था? भाग ए का हिस्सा था। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब स्थिति थोड़ी संभली है। देख लीजिएगा क्या स्थिति रही हमारे मध्य प्रदेश की, यानी आज़ादी के बाद 1947 के पश्चात जो मध्य प्रदेश बना उसे 3 भागों में बांटा गया, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट। ध्यान से देखिएगा, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट। ए स्टेट में उन रियासतों को रखा गया जो मध्य प्रदेश के पूर्व में और दक्षिण में अवस्थित थी, अर्थात पूरब और दक्षिण का क्षेत्र ए स्टेट में रखा गया। इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत। क्या नाम दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत। दोस्तों कभी कभार इनके क्षेत्रों को पूछ लेता है कि ए स्टेट में किन किन क्षेत्रों को रखा गया था। तो देखिए, महाकौशल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, क्या? छत्तीसगढ़, विदर्भ और बरार। क्या? विदर्भ और बरार। दोस्तों इन क्षेत्रों को ए स्टेट में रखा गया था। महाकौशल हुआ, बघेलखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, विदर्भ हुआ और बरार। दोस्तों जो बरार है यह मराठी भाषाई क्षेत्र है। कैसा भाषाई क्षेत्र है? मराठी भाषाई क्षेत्र। और ए स्टेट की राजधानी जो है नागपुर बनाई गई। इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? नागपुर। नागपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी। और जो इसके प्रमुख चुने गए थे, ए स्टेट के प्रमुख भी चुने गए थे, जिनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। दोस्तों जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1946 में, तो यही पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। देखिएगा, ए स्टेट का प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब आइएगा बी स्टेट पे। देखिए बी स्टेट एक्चुअली में कहाँ है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसे यहीं से प्रारंभ करते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बी स्टेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बी स्टेट बनाया गया था। कितनी रियासतों को मिलाकर? पश्चिमी रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था। दोस्तों बी स्टेट की 2 राजधानियाँ थीं। एक तो थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। क्या थी? एक थी इंदौर और दूसरी थी राजधानी ग्वालियर।
दोस्तों बी स्टेट को एक नाम दिया गया था, अर्थात बी स्टेट को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। क्या? मध्य भारत, या एक और नाम दिया गया था इसे, देखिए इंग्लिश में देखिए सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अर्थात बी स्टेट को मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके जो प्रमुख थे उनका नाम था लीलाधर सेठ। क्या नाम था उनका? लीलाधर सेठ। देखिएगा प्रमुख, थोड़ा इंदौर यहाँ लिख लीजिएगा, प्रमुख लिख लीजिएगा। प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ, इंदौर। अब आइए सी स्टेट पे। सी स्टेट, क्या? सी स्टेट। सी स्टेट यह विंध्य प्रांत में पड़ता था, तो इसमें विंध्य रियासतों को मिलाकर सी स्टेट बनाया गया था। वो इसे क्या नाम दिया गया था? विंध्य प्रदेश। इसे विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था दोस्तों। इसकी राजधानी रीवा को बनाई गई थी। किसे बनाई गई थी राजधानी? रीवा को इसका राजधानी बनाया गया। और इसके जो प्रमुख थे, जो प्रमुख बनाए गए थे, उनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम था उनका? शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल, क्या नाम था उनका? शंभुनाथ शुक्ल। दोस्तों भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। यहाँ देख लीजिएगा, यह भोपाल, यह एक स्वतंत्र प्रांत था, लेकिन अर्थात 1947 की बात कर रहे हैं हम। 1947 में भोपाल एक स्वतंत्र प्रांत था, लेकिन 1 जून 1949 को भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया और इसे सी स्टेट के अंतर रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? सी स्टेट के अंतर्गत रखा गया। भोपाल के जो प्रमुख थे, जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था इनके प्रमुख का? शंकर दयाल शर्मा। थोड़ा यहाँ लिख लीजिएगा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन बनता है कि भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया? तो वो तारीख है 1 जून 1949, अर्थात 1 जून 1949 को भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। और किस स्टेट के अंतर्गत रखा गया? ए स्टेट के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये 1947 के बाद का मध्य प्रदेश है। अब थोड़ा राज्य पुनर्गठन की जब बात आती है, तो हमें उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड को जानना होगा। थोड़ी चर्चा संविधान सभा पर चर्चा करनी होगी कि संविधान में क्या स्थिति बनी हुई थी, संविधान सभा ने इसे कैसे हैंडल किया। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हमें थोड़ी इस पर डिस्कस करना है, बात करनी है ना। देख लीजिएगा, फिर मैं इसे साफ करता हूँ। अब हमें देखना है कि 1947 के बाद वो क्या स्थिति बनी कि इन स्टेटों को बदलना पड़ा और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। भारत के संविधान में एक संविधान संशोधन भी करना पड़ा। इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कहते हैं। हम थोड़ा उन स्थितियों को समझ लेते हैं। देखिएगा, अब तो कोई काम का नहीं है तो मिटा दीजिएगा। थोड़ा मैप हमारे काम आएगा, समझने के लिए अच्छा रहेगा। देखिएगा,
1947 के पश्चात क्या हुआ, 1947 के पश्चात जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो संविधान सभा में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे आखिर हम राज्यों का पुनर्गठन कैसे करें। दोस्तों जब संविधान सभा चल रही थी तो उसी के साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो तेलुगु भाषाई प्रांत हैं, तमिल भाषाई प्रांत हैं, यहाँ से एक आवाज़ उठी कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। जिस स्थिति में आपने राज्यों का गठन किया है उस स्थिति में परिवर्तन कीजिए और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कीजिए। भाई साहब सरकार ने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया। संविधान सभा में इसका विद्रोह ऐन हुआ, ऐन उठापटक भी हुई। सरकार ने सोचा कि चलो ठीक है हम देख लेते हैं, एक आयोग की नियुक्ति करते हैं, एक आयोग का गठन करते हैं। और इन्होंने जून 1948 में, कब, जून 1948 में एक एस.के. धार आयोग, एस.के. धार आयोग का गठन किया और इसे काम दिया कि भाई साहब आप जाके देखिए आखिर स्थिति क्या है और लोग बाग स्थानीय स्तर पर क्या चाहते हैं कि जैसे स्थिति हमने अपने संविधान में बनाई क्या वही बनी रहेगी या वो गठन के आधार पर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस आयोग ने जो देखा, इसने कहा देखिए स्थिति देश की कोई भी हो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे सुनिए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कदापि नहीं होगा। इसने कहा कि अगर आप पुनर्गठन करना ही चाहते हैं तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कीजिए। कैसे आधार पर कीजिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कीजिए कि जो पिछड़े एरिया हैं उन्हें एक स्टेट बना दीजिए, थोड़ी विकसित एरिया हैं उन्हें एक प्रांत बना दीजिए, इस प्रकार से। तो इसने कहा कब, इसने दिसंबर 1948 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी और कहा कि देखिए भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं करना है। फिर इसने कहा कि देखिए राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। किसने कहा? प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। इसने किसने कहा? धार आयोग ने यह कहा कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। दोस्तों दक्षिण भारत में इतना विद्रोह हुआ, इतने आंदोलन हुए, इसका इतना विरोध हुआ कि सरकार को तत्काल एक आयोग का और गठन करना पड़ा। एक समिति बनाई सरकार ने, कौन सी, कब, दिसंबर 1948। इस समिति इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है क्योंकि इस समिति का नाम था JBP समिति या JBP क्या समिति, JBP समिति। इस समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे माने जवाहरलाल नेहरू, बी माने वल्लभ भाई पटेल और सी माने पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताराम रमैया ने दोस्तों इन्होंने यह समझाओ कहा कि देखिए जो धार आयोग ने कहा था उसने सही कहा था। उन्होंने कहा था कि देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। कहा इन्होंने कि भाषा के आधार पर तो नहीं। उन्होंने यही कहा कि देखिए अगर आप करवाना ही चाहते हैं राज्यों का पुनर्गठन तो कुछ ऐसी बात बताइए कि हम कर सकते। तो उन्होंने कहा देखिए हम प्रशासनिक के आधार पर कर सकते हैं, प्रशासनिक। सेम था वही बात कही जो धार आयोग ने कही थी। दोस्तों इसके बाद ही एक तारीख आती है
26 जनवरी 1950। कौन सी? 26 जनवरी 1950। इस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ। दोस्तों जब भारत का संविधान लागू हुआ तो दक्षिण भारत में विद्रोह, इसका विरोध पहले से हो रहा था कि देखिए भारत में जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ। वो उनकी मांग थी कि हमारे भाषा की रक्षा हो, जो हमारी संस्कृति है उसे बढ़ावा मिले। अगर हमें एक क्षेत्र बना दिया जाएगा, विशेष क्षेत्र मतलब मिल जाएगा, तो हम हमारे उसमें लैंग्वेज की रक्षा होगी, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, जो हमारी संस्कृति में प्राचीन ग्रंथ है ना उनकी भी रक्षा होगी। तो ऐसे इस प्रकार से इनकी मांग उठ रही थी दक्षिण भारत में। अब इन्हें लगने लगा कि देखिए संविधान लागू हो गया है, अब तो कुछ होने वाला नहीं। सरकार को भी होगा कि देखिए भाई अब संविधान लागू हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आंदोलन में वो ताकत होती है कि उसने संविधान को ही बदल दिया। कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था पुट्टू सी रामुलू। देखिएगा, पोट्टी श्री रामुलू, क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलू। दोस्तों ये जो मद्रास का एक तेलुगु प्रांत था, तेलुगु भाषाई प्रांत था, जो उस प्रांत के नेता थे। देखिएगा कहाँ के थे? जो मद्रास है, मद्रास में जो तेलुगु भाषाई प्रांत है उस प्रांत के नेता थे पुट्टू सी रामुलू। कांग्रेस नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। दोस्तों इनके नेतृत्व में इतना जोर तोड़ से प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ कि देखिए भाई साहब आंदोलन हुआ कि हमें तो अलग राज्य चाहिए ही चाहिए है। सरकार नहीं मानत दिखाने तो इन लोगों ने इनने क्या किया, देखिए गांधी जी की नीति अपनाई। इन्होंने एक अनावरण अनशन किया, 56 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। कितने दिनों तक नहीं खाया? 56 दिनों तक। अब देखिए बूढ़े आदमी थे, इनकी एज कम से कम 70 से 75 के आसपास थी। दिसंबर जनवरी का टाइम था, ठंडी का टाइम था। बूढ़े आदमी 56 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या स्थिति रही होगी देखिएगा। समझ में आता होगा कि तो चल बसे होंगे, तो यही हुआ। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी पुट्टू सी रामुलू की। दोस्तों वरिष्ठ नेता, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई इतने जोर से प्रदर्शन हुआ उस क्षेत्रों में कि वहाँ से आदमियों ने दिल्ली चलना पैदल प्रारंभ कर दिया। कहाँ से? दक्षिण भारत से। जैसे ही सरकार को पता चला कि देखिए भाई साहब पुट्टू सी रामुलू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सरकार को इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए झुकना पड़ा और सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, तत्काल निर्णय लिया कि देखिए भाई साहब परेशान न होइए, हम तेलुगु प्रांत को एक अलग राज्य बनाए देते हैं। देखिएगा, तो इन्होंने क्या किया कि मध्य राष्ट्र से जो तेलुगु था, तेलुगु प्रांत था, भाषाई प्रांत था, उसे अलग कर दिया और उसका नाम क्या दिया गया? आंध्र प्रदेश। उसे आंध्र प्रदेश राज्य दिया गया। आंध्र प्रदेश कैसा राज्य है? तेलुगु राज्य है। कब दिया गया? अक्टूबर 1953। कई बार क्वेश्चन बना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश भी एक। कब बना? अक्टूबर 1953। तो जब आंध्र प्रदेश गठन हो गया तो कई राज्यों को भी तो उनको रास्ता मिल गया, देखिए कि आपने तेलुगु आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, तो अब हमसे क्या बुराई है। तो उसने कहा देखिए हम तुम्हें भी संतुष्ट करते हैं। तो इन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि अच्छा हम एक बार फिर से और एक आयोग का गठन करते हैं। तो इन्होंने एक आयोग का और गठन किया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिएगा, हेड डालिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। दोस्तों इस आयोग का गठन 29 दिसंबर
कब? 29 दिसंबर 1953 को किया गया। कब किया गया? 29 दिसंबर 1953 को। वो इसमें 3 सदस्य बनाए गए, एक अध्यक्ष बनाए गए। देखिएगा इसमें कितने सदस्य बनाए गए? 3 सदस्य बनाए गए। सैयद फजल अली, सैयद फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष। और इसके जो दूसरे सदस्य बने पंडित हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इसके जो तीसरे सदस्य बनाए गए थे जिनका नाम है के.एम. पाणिकर। क्या नाम है? के.एम. पाणिकर। सैयद फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष बने, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य बने। देखिएगा इसने 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। क्या कहा? कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। दोस्तों सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, संविधान में एक संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। क्या? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या? 1956। इस 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अब देखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में इस आयोग की अनुशंसा के अनुसार क्या परिवर्तन हुए जिससे हमारे मध्य प्रदेश की जो 1956 में स्थिति बनी वो स्थिति सामने आ पाई। देखिएगा क्या हुआ, थोड़ा लिख लीजिएगा। ये हो गया होगा तो क्योंकि हमें यहाँ कर लें तो साफ करना है, थोड़ी देख लीजिएगा, थोड़ी यहाँ नहीं थोड़ी साफ ही कर लेंगे। हाँ पहले देख लो फिर साफ कर देंगे ऊपर वाला। देखिए क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन, अब लिख लीजिए, लिख रहे हो तो, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट में कुछ परिवर्तन सहित मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब वो क्या परिवर्तन किए गए देखिए, अब देखना है हमें ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट में क्या परिवर्तन किए गए। दोस्तों अगर हम ए स्टेट की बात करें, साफ कर लेते हैं इसके बाद ही देखते हैं। देखिएगा अगर हम ए स्टेट की बात करें कि ए स्टेट में क्या परिवर्तन किया गया, देखिएगा फिर डालिए ए स्टेट में परिवर्तन। ए स्टेट में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जो बरार है ना हमारा, आपको दिख रहा है ये बरार, हमने पहले भी देखा था कि बरार एक मराठी भाषाई क्षेत्र है। क्या है? मराठी भाषाई क्षेत्र। तो मराठी भाषाई क्षेत्रों ने कहा देखिए भाई साहब हमारी भाषा तो मराठी है, हमें अलग रहना है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि बरार, जो बरार क्षेत्र में मराठी भाषाई 8 जिले हैं, कितने? 8 जिले। इन 8 जिलों को मुंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया। मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। कैसे? बरार से मध्य प्रदेश से हटा के मराठी भाषा ये 8 जिलों को मुंबई प्रांत में शामिल कर दिया गया।
अब वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं, हमें उनके नाम याद होने चाहिए। तो उन 8 ज़िलों को देख लीजिएगा जल्दी। वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला जो आता है वो है बुल्ढाना, बुल्ढाना, अकोला, तीसरा आता है चांढा, यवतमाल चौथा, जो पांचवा आता है बुल्ढाना वर्धा, क्या आता है वर्धा, जो छठवां आएगा वो आता है भांडोरा, क्या आएगा भांडोरा, सातवां आएगा यवतमाल, क्या आएगा यवतमाल, और जो 9वां आएगा नागपुर, वो सॉरी 8वां आएगा नागपुर, क्या आएगा नागपुर। तो ये वो हमारे 8 जिले हैं, मराठी भाषा ये 8 जिले हैं। तो बराड़ क्षेत्र के कहाँ शामिल किए गए थे, मुंबई प्रांत में शामिल कर दिए गए थे। बुल्ढाना, कोला, चांढा, यवतमाल, वर्धा, भांडोरा, यवतमाल, हाँ यवतमाल 2 बार हो गया, तो देख लीजिएगा। बुल्ढाना है, कोला है, चांढा है, यवतमाल है, वर्धा है ना। फिर कौन सा अमरावती, सॉरी अमरावती, अमरावती है ना। ये है हमारे 8 जिले, कौन कौन से, बुल्ढाना है, अकोला है, चांढा है, यवतमाल, वर्धा, भांडोरा, अमरावती और नागपुर। इन 8 जिलों को मुंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया। कहाँ शामिल कर लिया गया, मुंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया था। और दोस्तों ई स्टेट की कितनी, ई स्टेट की 15 रियासतें ली गई, 15 रियासतों को लिया गया। कितनी रियासतों को लिया गया था, 15 रियासतों को लिया गया था। अब देखिए बी स्टेट को देखना है हमें, किसे देखना है, बी स्टेट को। बी स्टेट में क्या परिवर्तन हुआ देखिएगा। बी स्टेट में क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, बी स्टेट में एक जिला आता है मंदसौर, और मंदसौर जिले की एक तहसील भानपुर, भानपुर तहसील की सुनेर टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के कोटे जिले में लाया गया। देखिए मंदसौर, मंदसौर जिले की तहसील है भानपुर। भानपुर तहसील में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सुनील टप्पा, सुनील टप्पा। दोस्तों इस क्षेत्र को क्या किया, जो राजस्थान का है, राजस्थान के कोटे में शामिल कर दिया गया। देखिए जब हमने उसे सुनील टप्पा दिया तो उसने हमें बदले में क्या दिया, उसने बदले में हमें एक तहसील दी जिसका नाम है सिरोंज तहसील। इस सिरोंज तहसील को हमने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया। किसमें मिला लिया, विदिशा में मिला लिया। तो सी स्टेट में, बी स्टेट में एक परिवर्तन हुआ। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटे जिले में ला लिया गया, और कोटे जिले की एक तहसील को जिसका नाम है सिरोंज, जिसे मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया। और इसकी 25 रियासतें, कितनी रियासतें, 25 रियासतें। देखिएगा माइकल खराब हो गया, देखिएगा थोड़ा। सी स्टेट की कितनी रियासतें, 25 रियासतें, बी स्टेट की, सॉरी बी स्टेट की 25 रियासतें ली गई। अब थोड़ी सी स्टेट की बात करते हैं। सी स्टेट, दोस्तों सी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और भोपाल सहित इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। वहीं अगर हम इसकी रियासतों की बात करें तो इसकी 38 रियासतें, कितनी रियासतें थी, 38 रियासतें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट में कुछ परिवर्तन सहित, अर्थात ए स्टेट की 15 रियासतें,
बी स्टेट की 25 रियासतें और सी स्टेट की 38 रियासतें मिलाकर, यानी 78 रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956, कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का रात 12 बजे गठन किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। फिर सुन लीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट में कुछ परिवर्तन सहित ए स्टेट की 15 रियासतें, बी स्टेट की 25 रियासतें और सी स्टेट की 38 रियासतों को मिलाकर, अर्थात कुल 78 रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को रात 12 बजे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्या किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब देखिएगा, जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, कब हो गया? 1 नवंबर 1956 को। अब देखिएगा इस समय और क्या क्या हुआ मध्य प्रदेश में। देखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी जो बनाई गई वो भोपाल को बनाया गया। देखिए, राजधानी भोपाल। दोस्तों, इस समय भोपाल एक जिला न होकर सीहोर जिले की एक तहसील था। भोपाल क्या था? भोपाल एक जिला न होकर सीहोर जिले की क्या था? तहसील था। किस समय? 1956 में। दोस्तों, इसी समय 1956 में जब राजधानी बनी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने, है ना। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने, अर्थात मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने। मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। अर्थात मध्य प्रदेश का नामकरण हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से मध्य प्रदेश नाम दिया। इन्होंने क्या दिया? मध्य प्रदेश नाम दिया। क्या नाम दिया? मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिएगा 1956 में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था, जिलों की संख्या कितनी थी, संभाग कितने थे, हमें इनकी मोटी जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखिएगा, जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे और 43 जिले, यानी 8 संभाग 43 जिले थे। वहीं हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। 44, 34, 46 से इसका क्या था? क्षेत्रफल था। और इसकी सीमाएं 7 राज्यों से मिलती थीं। एक बार हम उन राज्यों के नाम देख लेते हैं, किन किन राज्यों से 1956 में जो मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती थी हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे हमारा एक तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश,
बिहार, उड़ीसा, एक दो तीन चार पाँच छः और गुजरात। देखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गुजरात, इन 7 राज्यों से 1956 में मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती थी। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया 1956 में, ये हमारी स्थिति बनी 1956 में। अब मध्य प्रदेश में भी जिला विस्तार का क्रम किस प्रकार से जारी रहा, एक बार थोड़ी उसके बारे में और थोड़ी समझ लीजिए, क्योंकि आज हमें 2000 तक पढ़ना है और फिर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, जिला विस्तार का क्रम किस प्रकार जारी रहा। हमने देखा कि 1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, लेकिन भोपाल एक जिला न होकर सीहोर की क्या था, तहसील था। एक्चुअली में हुआ यूँ कि 26 नवंबर 1972, कब, 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। क्या, भोपाल और राजनांदगांव, या वर्तमान में कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वर्तमान में स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ में। कई बार क्वेश्चन बना है कि भोपाल जिला कब बना, तो यह बना 26 नवंबर 1942 में। क्लियर तारीख है 26 नवंबर 1942। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में जिला विस्तार का क्रम जारी रहा, अर्थात मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, पहले जिला कितने थे, 43, 2 ऐड कर दीजिए, 45 हो गए, है ना। 1972 तक मध्य प्रदेश में 45 हो गए। लेकिन दोस्तों 1982 तक यह स्थिति बनी। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, आपने मध्य प्रदेश में ये 2 जिले बना दिए, है ना, भोपाल और राजनांदगांव। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो वाकई में जिला बनने लायक थे, है ना, तो उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर विरोध होने लगा, कि मांग उठने लगी, देखिए भाई, हमें एक जिला में परिवर्तित कीजिए, हमारा अलग प्रशासन होने चाहिए जो हमारी देख रेख करेगा। तो सरकार ने क्या किया कि 1982 में, कब, 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी। किसकी, 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कब किया, 1982 में। और इस आयोग के अध्यक्ष बने बी.आर. दुबे। बी.आर. दुबे इस आयोग क्या बने, अध्यक्ष बने। कब, 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने, बी.आर. दुबे। दोस्तों, इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, देखिएगा, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1998 में 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की। क्या कही कि भाई साहब देखिए 10 नए जिले बनेंगे, दिग्विजय सिंह ने यह निर्णय ले लिया। और वो 10 जिले कब बने, 1998 में। कब बने, 1998। दोस्तों अगर हम इसके तारीख की बात करें तो हमारी तारीख आती है 25 मई 1998। स्थिति क्या बनती है, दुबे आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 26 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए, 10 नए जिले बनाए गए। लेकिन कुछ विवादों के चलते, कुछ विरोधों के चलते मई 1998 में, कब, मई 1998 में ही एक और कमेटी बनानी पड़ी जिसका नाम है सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी। दोस्तों इस कमेटी ने भी अपनी सिफारिश की अनुशंसा की। उसने कहा देखिए भाई साहब,
6 जिले और बना दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कहा ठीक है, हम 6 जिले और बना देते हैं। तो सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 30 जून कब 1998, 30 जून 1998 को 6 और नए जिले बनाए गए। कितने? 6 और नए जिले बनाए गए। देखिएगा जिलों की संख्या कितनी हो गई। 1943, जब 1946 में भारत में जिलों की संख्या कितनी थी? 43। 1972 में 2 नए जिले बने। 25 मई 1998 में 10 जिले बने और 30 जून 1998 में 6 जिले बने। अर्थात जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई। कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। इस स्थिति की बात करें तो संभागों की संख्या, संभाग ही बढ़े और 12 संभाग कुल मिला के बात करें कि 2000 तक आते आते, कब? 2000 तक आते आते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई थी, संभाग 12 हो गए थे, है ना। कब? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में। इसके बाद दिग्विजय सिंह के ही कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है। किस प्रकार से अलग हुआ, इस संपूर्ण जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।